राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एनसीईआरटी के क्लास 7 के चैप्टर 11 के बारे में। आज की वीडियो में हम सिर्फ इस चैप्टर का डिस्कशन करेंगे और अगले वीडियो में इसके जितने प्रश्न बनेंगे इस चैप्टर से वो करेंगे और इसके अभ्यास के भी प्रश्न करेंगे, जिससे हमारा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चैप्टर का नाम है जंतु और पादप में परिवहन। आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर जीवित रहना है तो हमें क्या क्या भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना भी होता है। साथ ही जंतु को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहाँ से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं यह सब कैसे संभव होता है। चित्र 11.1 को देखिए। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियाँ दिखाई दे रही है। हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। परिसंचरण तंत्र कौन कौन से अंग बनाती है। हृदय और रक्त वाहिनियाँ। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। चित्र में आप देख सकते हैं परिसंचरण तंत्र का चित्र में धमनियाँ लाल रंग में तथा सिराएं नीले रंग में दिखाई गई है। धमनी है लाल रंग में और सिरा है आपका नीले रंग में। हृदय। परिसंचरण तंत्र। जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है। क्या रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या। रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। ये किसका काम है। रक्त का ही काम होता है कि ये पाचित भोजन को क्षुद्रांत छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को रक्त ही जो होता है शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। मतलब रक्त का ही काम देख सकते हैं कि रक्त शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए भी उनका परिवहन का भी काम करता है और क्षुद्रांत छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाने में भी पाचित जो भोजन होता है उसका काम भी कौन करता है। रक्त ही करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है। रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लेज्मा कहते हैं। प्लेज्मा किसे कहते हैं। रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लेज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती है। रक्त कलर पहली सोचती है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी होती है जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसीलिए रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी होती है रक्त में, जिसमें से एक लाल वर्णक होता है, उसी को हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की ही उपस्थिति में ही आपका जो रक्त होता है वो सभी कोशिकाओं को सफलतापूर्वक ऑक्सीजन जो है सभी कोशिकाओं को सफलतापूर्वक मिल पाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। WBC का काम क्या है। रोगाणुओं को नष्ट करना जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। बुझो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लग गया। इस समय उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। यह देखकर बुझो कुछ परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिन्हें पट्टिकानु प्लेटलेट्स कहते हैं। रक्त का थक्का जमना किसके कारण होता है। उपस्थिति के कारण पट्टिकानु प्लेटलेट्स के कारण। रक्त वाहिनियाँ। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। आप जानते हैं कि अंतः शोषण के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति
फेफड़ों फुफ्फुसों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाता है, जहाँ से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 10 में पढ़ा है। इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्तवाहिनियाँ पाई जाती है, धमनी और शिरा। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियाँ दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। धमनी का क्या काम है? वो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध जो रक्त होता है उसको शरीर के सभी भागों में ले जाता है। क्रियाकलाप 11.1। आपने दाहिने दक्षिण हाथ की मध्य और तर्जनी अंगुली को अपने बाह्य वाम कलाई के भीतरी वाम पर रखिए। क्या आपको कोई स्पंदन, गति, धक धक महसूस होती है? यह स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंद नब्ज कहलाता है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने? प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। जब आप हाथ में पकड़ते हैं कलाई में, तो धक धक का जो आता है उसी में अगर देखते हैं ना कि कितनी बार धड़क रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? स्पंदन दर कहते हैं। प्रति मिनट स्पंदों की जो संख्या होती है उसी को स्पंदन दर कहते हैं। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाएं जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। अपनी और अपनी सहपाठियों के प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन ज्ञात कीजिए। अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों की तुलना कीजिए। वे रक्तवाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, वो शिराएँ कहलाती हैं। शिराएँ किसे कहते हैं? वे रक्तवाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है और रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, वो शिराएँ कहलाती है। और धमनी इसका अपोजिट होता है। धमनी क्या होता है? हृदय में जो रक्त होता है वो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होता है, उसको शरीर के अन्य भागों में ले जाया जाता है। शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती है और धमनी की क्या होती है? मोटी होती है। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था क्षेत्र। फेफड़े, फुफ्फुस, शिरा केशिकाएं, धमनी और फुफ्फुस धमनी। धमनी आप देख सकते हैं थोड़ी मोटी है और शिरा थोड़ी पतली है। धमनी जो है हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के अन्य भागों में ले जाती है और शिरा है वो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के अन्य भागों से हृदय में ले जाती है। चित्र 11 पॉइंट में देखते हैं आप। क्या आपको धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती है? ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नालिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं किसे कहते हैं? धमनी जो है वो छोटे छोटे वाहिनियों में विभाजित हो जाती है और ऊतकों में पहुंचकर वो फिर से पुनः अत्यधिक पतली नालिकाओं में विभाजित हो जाती है। उसी को क्या कहते हैं? केशिकाएं। केशिकाएं फिर पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। धमनी देख सकते हैं कि मोटी है और ये विभाजित होकर छोटी छोटी केशिकाएं में बन जाती है और केशिकाएं फिर से वो क्या होती है? शिरा बन जाती है। चित्र 11.3 देखकर भ्रमित हूँ। पहली वो जो सोचता है कि चित्र 11.3 देखकर भ्रमित हूँ, मैंने पढ़ा था कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही ले जाती है। पहले ने समझाया कि फुफ्फुस जो धमनी होता है हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फुफ्फुस धमनी जो होता है, सिर्फ धमनी होता है वो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को हृदय से शरीर में ले जाती है और फुफ्फुस धमनी होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाता है। फुफ्फुस धमनी
कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध को फेफड़ों में ले जाती है और फुफ्फुस सिरा ऑक्सीजन समृद्ध जो होता है रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाता है। रक्तदान। रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल से रखा जाता है। हृदय। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। हृदय का काम हमेशा धड़कता रहता है और जो रक्त पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के निर्माण रूप में काम करता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन प्रयत्न बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है। हृदय कहाँ पे होता है? वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है। चित्र 11 पॉइंट में देख सकते हैं। 11.4 में अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मुड़कर मुट्ठी बना लीजिए। अब अपने हृदय का माप साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। हृदय कितने कक्ष में बटा होता है? 4 कक्ष में। ऊपरी का जो 2 कक्ष होता है वो अलिंद कहलाते हैं और निचले के जो 2 कक्ष होते हैं वो नीले कहलाते हैं। पहली सोच रही है कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होगा और किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त होगा। चित्र 11.4 कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध से रक्त समूह रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र 11.3 में हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए चित्र परिसंचरण तंत्र का जो व्यवस्था चित्र है उसमें देख सकते हैं। महाशिरा, धमनी, दाया अलिंद और बाह्य अलिंद। ऊपर का जो भाग होता है वो अलिंद कहलाता है, जिसमें से दाया अलिंद और बाह्य अलिंद है। कक्षों के बीच की विभाजन बाया नीले और निचला जो भाग होता है उसे नीले कहते हैं, जिसमें से बाया नीले और दाया नीले। धमनी का सिरा धमनी को आप देख सकते हैं कि वो मोटा है और सिरा जो है वो पतला होता है उसका। तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई, जहाँ से ये शेष शरीर में पंप करता है। हृदय स्पंद। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। ये पेशियां लयभूत रूप से संकुचन और विश्रांति करती है। लयभूत संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद हार्टबीट कहलाता है। हार्टबीट किसे कहते हैं? जब हृदय लयभूत संकुचन और उसके बाद होने वाली लयभूत विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद हार्टबीट कहलाता है। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंद धड़कन को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयरपीस श्रोतिका लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखें।
क्रियाकलाप 11.2 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लीजिए। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर से लंबी को कसकर लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे को तानकर लगाइए और रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए। चित्र 11.5 अब रबड़ की नली के मुक्त सिरे को अपने एक कान के पास रखिए। कीप के मुख को अपने वक्ष पर हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है? यह ध्वनि हृदय स्पंदनों की है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा था? 4 से 5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिए। अपने प्रवचनों की तुलना कीजिए। अपनी तथा अपने मित्रों के विश्राम अवस्था में तथा 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन तथा नाड़ी स्पंदन पल्स दर सारणी 11.2 में रिकॉर्ड कीजिए। क्या आपको अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन दर के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनियों में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंदन दर को बताती है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न जो स्पंद होता है वो हृदय स्पंदन दर को बताती है। हृदय स्पंदन को सुनने का यंत्र, स्टेथोस्कोप का मॉडल और स्टेथोस्कोप। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति क्या करती है? रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। 1578 से 1657 नामक एक चिकित्सक ने की थी जो अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचारों को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। बोझो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है? स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करें। जंतुओं में उत्सर्जन। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्च वसन के प्रक्रम के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। यह विधान में रखें कि अपाचित भोजन बही क्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम यह मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से? जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। जब रक्त होता है किडनी में पहुंचता है तो इसमें क्या होता है? उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है। वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती है और मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशी नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। वृक्क आप देख सकते हैं चित्र में। उसके बाद वो
मूत्र के रूप में पदार्थ हो जाता है। उसके बाद मूत्रवाहिनी जो पाइप देख सकते हो वो होता है, फिर मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग, फिर मूत्ररंध्र। इसका सीक्वेंस पूछ सकता है। मानव उत्सर्जन तंत्र। दूसरा सिरा मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है, जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं, और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। उत्सर्जन तंत्र कौन कौन बनाते हैं? वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, और मूत्र रंध्र बाद में होता है। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटों में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। कितना करता है? 1 से 1.8 लीटर। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अपशिष्ट उत्पाद होता है। मूत्र में क्या होता है? जल कितना होता है? 95%, यूरिया होता है आपका 2.5%, और अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं 2.5%। यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना स्वेद आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। बोझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहाँ अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। क्या संवेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी ऊपरी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़ों में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा कब होता है? वृक्क के अक्रिय हो जाने के कारण रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। किडनी अगर खराब हो गया तो उसमें से अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको निकालना जरूरी होता है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम होती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छानन विधि को अपोहन डायलिसिस कहते हैं। पहले जानना चाहते हैं कि क्या अन्य जंतु भी मूत्र करते हैं? जंतु के शरीर में से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। जलीय जंतु कैसे कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं? जलीय जो होता है जलीय जंतु अमोनिया के रूप में, और पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं। पंछी, छिपकली और सर्प जैसा होता है उन लोग कैसा पदार्थ होता है उन लोग का उत्सर्जन का अर्ध घन सेमी सॉलिड, जो कि मुख्यतः सफ़ेद रंग का यूरिक अम्ल होता है। मछली क्या होता है? अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। और पंछी, छिपकली और सर्प क्या होता है? सफ़ेद रंग का जो पदार्थ होता है उसे यूरिक अम्ल कहते हैं। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया होता है। पादपों में पदार्थों का परिवहन। अध्ययन 1 में आपने पढ़ा था कि पादप अपनी जड़ों मूल द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। फिर पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती है। अध्याय 10 में आपने यह भी पढ़ा कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती है। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जल और खनिजों का परिवहन। पादप मूल जो होते हैं जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूलरोम होते हैं। वास्तव में मूलरोम जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूलरोम क्या करते हैं?
जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के असतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। मूल रोम कहाँ रहते हैं? मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुँचता है? पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? बूझों का विचार है कि शायद पादपों के सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होते हैं। जी हाँ, बूझो सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन ऊतक कहलाती है। वाहिका क्या होती है? विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन ऊतक बनाती है। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम दारू कहते हैं। जाइलम चैनलों नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तनों और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों को जोड़ता है। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम पोषवा कहते हैं। फ्लोएम किसे कहते हैं? पत्तियां जो होता है भोजन का संश्लेषण करती है और भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाती है जिसे फ्लोएम कहते हैं। इस चित्र 11.7 में जल और खनिजों का परिवहन मूल के एक भाग में और किसी वृक्ष में देख सकते हैं। मूल रोम और वृक्ष में आपका है किसी वृक्ष के नीचे जो है उससे। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। जाइलम का क्या है? जल का संवहन और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में संवहन ऊतक होता है जिस जाइलम को दारू भी कहते हैं। फ्लोएम क्या होता है? भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। पहली ने देखा कि उसकी माँ आधी भिंडी और अन्य सब्जियां सूख गई है तो उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबो देती है और जानना चाहते कि उनमें जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं जैसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होते हैं। वो वाहिकाएं कहलाती है। पहली ने देखा कि उसकी माँ यदि भिंडी और अन्य सब्जियां सूख गई हो तो उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबो देती है और जानना चाहती है कि उनमें जल कैसे प्रवेश करता है। क्रियाकलाप 11.3 देखिए। हमें इस क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास, पानी, लाल स्याही व एक कोमल शाक के पौधे की टहनी, उदाहरण के लिए बालसम और एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। गिलास को 1/3 पानी से भरें, उसमें कुछ बूंदे लाल स्याही के डालें। एक कोमल शाखीय पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेड की सहायता से काटकर गिलास में, जैसा कि चित्र 11 पॉइंट में दिखाया गया है, अगले दिन उसका अवलोकन करें। रंगीन पानी में रखी गई शाखीय पौधे की टहनी। पानी तने में ऊपर को चढ़ता है। तने की अनुप्रस्थ काट को लाल रंग के बिंदु प्रदर्शित करती है। क्या शाख के पौधे की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? टहनी को अनुप्रस्थ काटिए तथा इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए। वाष्पोत्सर्जन। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप जो होता है मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। पादप खनिज, पोषक तत्व और जल कहाँ से अवशोषित करते हैं? मृदा से। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन वेपोराइजेशन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण, अभिकर्षण, खिंचाव विकसित हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण, खिंचाव इसी प्रकार का होता है। वृक्षों में जल का खिंचाव कैसे होता है? अभिकर्षण द्वारा। जल कैसे ऊपर पहुंचता है? अभिकर्षण द्वारा। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायता होता है। आपने इस चैप्टर से क्या सीखा? अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण कराता है। यह शरीर के विभिन्न भागों में उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियां होती है।
मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु होती हैं। पट्टिकाणु की वजह से ही रक्त का थक्का जमता है। रक्त का लाल हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। धमनियां हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती है। शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती है। धमनियां जो होता है हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती है और शिराएं जो होता है शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती है। शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क, गुर्दे, 2 मूत्रवाहिनियां और 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग होता है। 2 वृक्क होता है, 2 किडनी होता है, 2 मूत्रवाहिनियां भी होता है, लेकिन 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग होता है। लवण और यूरिया जल के साथ श्वेत पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, कीट और छिपकली अर्धघन सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाए जाते हैं। पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का वास होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक दूषण बल निर्मित होता है जिसके कारण मूल द्वारा मृदा में से अवशोषित जल अभिकर्षित खींचकर होकर तने और पत्तियां तक पहुंच जाता है। इसी के साथ चैप्टर 11 का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्न और जितने क्वेश्चन बनेंगे वो करेंगे।